हे एवरीवन, सिंप्लीफाइड विस्पर्स पर आपका स्वागत है। आज हम पॉल पोडोल्स्की की एक किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द अनकंफर्टेबल ट्रुथ अबाउट मनी। मनी यानी पैसों को लेकर यह किताब आपकी आंखें खोल देगी। मनी यह हर तरफ है, हमारी चॉइसेस को डिक्टेट करती है, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है और आखिरकार हमारी जिंदगी को शेप देती है। लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग यह नहीं जानते यह कैसे काम करती है। यह किताब सिर्फ पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं है, यह पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को समझने में मदद करती है। क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। वो कौन कौन से हिडन फाइनेंशियल ट्रैप्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और सबसे जरूरी, आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। इस समरी में हम इस किताब के हर मेजर चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे, इसके सबसे पावरफुल लेसन्स को सिंपल और एक्शनेबल इंसाइट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। फिर चाहे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हों या अपने मनी माइंडसेट को रिफाइन करने के तरीके ढूंढ रहे हों, ये एपिसोड आपका वेल्थ, सक्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, केज्ड। टाइटल ने ही सब कुछ कह दिया। पैसा एक केज है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह एक ऐसा पिंजरा है जिससे हम बाहर निकलना सीख सकते हैं। आइए इसे तोड़ दें। पॉल पोडोल्स्की अपनी बात एक पर्सनल कहानी से शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1997। जब वे 29 साल के हैं, वे अपने 3 साल के बेटे का हाथ पकड़े हुए ब्रुकलिन की एक सड़क पर खड़े हैं। वे देखते हैं उनके अपार्टमेंट की बिल्डिंग और गार्बेज के ढेर के बीच काफी सारे चूहे इधर उधर भाग रहे हैं। उसी पल उन्हें एक हार्श रियलिटी महसूस होती है, कुछ बदलना होगा और वो भी जल्दी। उन्हें एहसास होता है कि अगर अपनी फैमिली के लिए बेहतर जिंदगी चाहिए तो पैसे की जरूरत है, सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि बेसिक डिग्निटी और सिक्योरिटी के लिए। और यहीं से उनकी मनी को समझने की जर्नी शुरू होती है। पोडोल्स्की पैसे को एक फ्लिकरिंग कैंडल की तरह बताते हैं, अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल और लगातार बदलते रहने वाले। एक दिन आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं और अगले ही दिन कोई क्राइसिस आ जाता है। क्या ये रिलेटेबल लग रहा है? वो एक बेहद स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं। हम पैसे के बारे में सेक्स से भी ज्यादा सोचते हैं और इनमें से ज्यादातर सोचें एंजाइटी भरी होती है। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ वेल्थ का मामला नहीं है, ये कंट्रोल, चॉइसेस और सिक्योरिटी से जुड़ा है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पैसे के काम करने के तरीके को समझना आपको आजादी दिला सकता है। आपको वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस सेविंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल केओस से खुद को बचाने के बेसिक्स जानना काफी है। पोडोल्स्की की जर्नी एकदम जीरो नॉलेज से शुरू हुई। वो न्यूयॉर्क सिटी में एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे और सालाना सिर्फ $38,000 कमा रहे थे। उनका काम था कॉटन मार्केट को कवर करना। वहीं उन्होंने ऐसे ट्रेडर्स को देखा जो पैसे को उस तरीके से समझते थे जैसा वो नहीं समझते थे। तब उन्हें एहसास हुआ, अगर उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो ये समझना होगा कि वास्तव में पैसा कैसे काम करता है। 20 साल आगे बढ़ें और आज पोडोल्स्की दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स में से एक के पार्टनर हैं। लेकिन सोचिए, क्या इतना सब होने के बाद भी उन्हें एहसास होता है कि पैसा हर समस्या का समाधान नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है अपने गोल्स तक पहुंचने का, न कि यह खुद गोल है। इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत बात है बैलेंस के बारे में। पोडोल्स्की बताते हैं कि जिंदगी में औ का कितना इंपॉर्टेंस है। वो छोटे छोटे पल जो सच में मायने रखते हैं। अपनी माँ के साथ पक्षियों को देखना जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रही थी, अपने नवजात बच्चों को गोद में लिए हुए नई जगहों की यात्रा करना, यही वो पल हैं जो जिंदगी को असली मायने देते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, पैसा अब भी एक बंधन है। ये हमें रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट जैसे कमिटमेंट से बांध कर रखता है। हम इससे पूरी तरह बच नहीं सकते, लेकिन हम इसे मैनेज करना जरूर सीख सकते हैं। पोडोल्स्की साफ साफ कहते हैं, पैसे पर खुलकर बात करना ऐसा है जैसे सेक्स पर बात करना। बहुत अजीब है लेकिन जरूरी भी। और यही इस किताब की खासियत है, वो मनी टॉक जो हमें चाहिए लेकिन जिसे हम कभी करते नहीं। पोडोल्स्की कुछ बेहद पर्सनल बात भी शेयर करते हैं। उनका डिस्लेक्सिया के साथ संघर्ष। बचपन में उन्हें लगता था कि वो सफल होने के लिए स्मार्ट इनफ नहीं है,
लेकिन जो उन्होंने सीखा वो ये है, पैसे को समझने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है। असल बात है ये पता लगाना कि आप किसमें अच्छे हैं, उसे दुनिया की जरूरतों के साथ अलाइन करना और एक ऐसी जिंदगी बनाना जो आपके लिए काम करे। और यही इस चैप्टर का असली टेकअवे है। पैसा भले ही अनस्टेबल हो, जॉब्स, सेविंग्स, यहां तक कि पूरी इकोनॉमी रातों रात गिर सकती है, लेकिन उस इंस्टेबिलिटी से डरने के बजाय हम उसे नेविगेट करना सीख सकते हैं। वो हमें एक सोच के साथ छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से हार ना जाएं, तो ये समझें कि चीजें कैसे काम करती हैं, और यही हम इस किताब की जर्नी में आगे करने वाले हैं। चैप्टर 2, डिसरप्शन। अगर चैप्टर 1 ने हमें सिखाया कि पैसा एक केज है, तो चैप्टर 2 हमें दिखाता है कि उस केज की बार्स हमेशा मूव करती रहती हैं। इस गेम को डिसरप्शन बोलते हैं। इकोनॉमी बदलती है, इंडस्ट्रीज कोलैप्स होती हैं और नई इंडस्ट्रीज उभरती हैं, और अगर आप अडेप्ट नहीं करते तो आप पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पोडोल्स्की एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ के साथ शुरुआत करते हैं। हम पैसों को लेकर स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन पैसा वो स्टेबिलिटी दे नहीं सकता। इस बारे में सोचिए, प्राइसेस बढ़ती हैं, सैलरीज बदलती हैं और पूरी इंडस्ट्रीज रातों रात गायब हो जाती हैं। आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। पोडोल्स्की अपनी जिंदगी का एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने बचपन में अपनी मां को कैंसर से लड़ते देखा। यह एक दिल तोड़ने वाला अनुभव था, जिसने उन्हें बहुत जल्दी यह सिखा दिया कि जिंदगी अनिश्चित है। बाद में उन्होंने फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी को भी उसी तरह काम करते देखा। उनके पिता एक साइंटिस्ट थे जो कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ काम करते थे, लॉजिक और स्टेबिलिटी में यकीन रखते थे, लेकिन यहां तक कि वो भी आने वाले इकोनॉमिक टर्बुलेंस का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते थे। इससे शिक्षा मिलती है, आप एक्सटर्नल स्टेबिलिटी पर भरोसा नहीं कर सकते, आपको अपनी इंटरनल रेजिलियंस खुद बनानी होगी। पोडोल्स्की हमें सबसे बड़े डिसरप्टर्स में से एक से परिचित कराते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये टर्म, जिसे इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्पेटर ने रचा था, ये बताती है कि इनोवेशन कैसे पुरानी इंडस्ट्रीज को खत्म करता है ताकि नई इंडस्ट्रीज उनकी जगह ले सकें। इस बारे में सोचिए, घोड़ों की जगह कार्स ने ले ली, टाइपराइटर्स को कंप्यूटर्स ने रिप्लेस कर दिया, और आज एआई उन जॉब्स को भी रिप्लेस कर रहा है जो कभी सिक्योर मानी जाती थी। डिसरप्शन जरूरी है, और यह पहले से कहीं तेजी से हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, इस वेव के साथ चलना सीखना, न कि इसके नीचे कुचल जाना। अब यह सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन एक अच्छी खबर है। अगर आप डिसरप्शन को समझते हैं तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। पोडोल्स्की हमें एक रोड मैप देते हैं। पैटर्न को पहचानें। इकोनॉमिक शिफ्ट्स हमेशा एक साइकिल को फॉलो करती हैं, बूम्स, बस्ट्स और रीबाउंड्स। इसे समझने से आप केओस के वक्त भी काम रह सकते हैं। अपनी स्किल्स में विविधता लाएं। वो दिन गए जब एक ही जॉब को पूरी जिंदगी करने का कॉन्सेप्ट था। आज जितने ज्यादा अडेप्टेबल होंगे, उतने ही सिक्योर रहेंगे। नई नई स्किल्स सीखना जरूरी है। जो आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसे नियंत्रित करें। आप इन्फ्लेशन को रोक नहीं सकते, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना और अपने खर्चों को मैनेज करना सीख सकते हैं। पोडोल्स्की एक बेहद महत्वपूर्ण इंसाइट शेयर करते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। वो बताते हैं कि फाइनेंशियल केओस को सबसे अच्छे से वही लोग हैंडल करते हैं जो लॉजिक और इमोशन को अलग रखना जानते हैं। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो वो पैनिक नहीं करते। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो वो लालची नहीं बनते। वो कहते हैं, गुड इन्वेस्टर्स सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, वो स्टोरीज, ह्यूमन इमोशंस और साइकिल्स को देखते हैं। अगर आप खुद को इस तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करते हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा टेकअवे ये है, डिसरप्शन सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं होता, ये हमारी पर्सनल लाइव्स में भी होता है। पोडोल्स्की शेयर करते हैं कि कैसे उनके अपने बच्चों ने यूनिक लर्निंग स्टाइल्स को लेकर संघर्ष किया और उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को उनके सपोर्ट के लिए अडेप्ट करना पड़ा। इससे शिक्षा मिलती है, आप जितना ज्यादा जिंदगी के डिसरप्शन के लिए तैयार रहेंगे, उनके आने पर आप उतना बेहतर आप उन्हें हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि सच तो ये है,
डिसरप्शन कभी खत्म नहीं होने वाले। जॉब्स बदलते हैं, इंडस्ट्रीज शिफ्ट करती हैं और पर्सनल इमरजेंसीज तो कभी भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आपने एक मजबूत नींव बना ली तो आप किसी भी स्टॉर्म का सामना कर सकते हैं। तो चैप्टर 2 से मुख्य शिक्षा मिलती है, डिसरप्शन तो अनिवार्य है, लेकिन पैनिक करना आपकी चॉइस है। पैसा कभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं होगा और यह सही भी है। असली ट्रिक ये है, आगे रहो, इन्फॉर्म्ड रहो और अडेप्टेबल बनो। जैसा कि पोडोल्स्की कहते हैं, अगर आप विनाश से बचना चाहते हैं तो समझें कि चीजें कैसे काम करती हैं, और हम यहां बिल्कुल यही कर रहे हैं। चैप्टर 3 इनकम। चैप्टर 3 पूरी तरह एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। एक अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में हम वास्तव में पैसा कैसे कमाएं। चलिए इसे समझें। पोडोल्स्की एक बेहद बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आपको सरवाइव करने के लिए असल में कितने पैसे की जरूरत है? यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी कैलकुलेट नहीं करते। वो मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और बिना किसी क्लियर स्ट्रैटेजी के खर्च कर देते हैं। उनकी सलाह है, एक स्प्रेडशीट से शुरू करें। अपने मिनिमम खर्चों को जानें, जैसे किराया, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर आदि। जब आपको अपने बेसलाइन खर्चों का पता चल जाएगा तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह की इनकम को टारगेट करना है। पोडोल्स्की अगला सवाल पूछते हैं, आप दुनिया को क्या ऑफर करते हैं? आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स, टैलेंट्स या नॉलेज है जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं? यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। पोडोल्स्की खुद की जर्नी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर शुरुआत की, जहां उनकी सालाना कमाई सिर्फ $38,000 थी और वो मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसी स्किल है जिसकी लोग बहुत वैल्यू करते हैं। उन्होंने फाइनेंस के क्षेत्र में कदम रखा, सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और आखिरकार एक हेज फंड पार्टनर बन गए। सबसे बड़ा टेक अवे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे मिलते हैं। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी, पेचेक भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अब बात और दिलचस्प हो जाती है, स्केल मायने रखता है। पोडोल्स्की एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट प्रस्तुत करते हैं। कुछ करियर्स में बिल्ट इन स्केल होता है, जबकि कुछ में नहीं। उदाहरण के लिए, एक लोकल म्यूजिशियन सिर्फ बार्स में परफॉर्म करके एक मामूली जीविका कमा सकता है, लेकिन वही म्यूजिशियन अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करे तो अपनी म्यूजिक को वर्ल्ड वाइड बेच सकता है और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है। यही बात डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर भी लागू होती है। कुछ जॉब्स की इनकम पोटेंशियल नेचुरली लिमिटेड होती है, जबकि कुछ में कोई सीलिंग नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को समझने से आप बेहतर करियर चॉइसेस कर सकते हैं। अब असली गेम चेंजर ये है, परिवर्तन निरंतर रहता है। जो स्किल्स 5 साल पहले आपको पैसे कमाकर दे रही थीं, वो आज वैल्यूएबल नहीं रही। पूरी इंडस्ट्रीज विकसित हो रही हैं। जॉब मार्केट को रीशेप करने का काम एआई, ऑटोमेशन और ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। अगर आपको आगे रहना है तो लगातार सीखते रहना और अडेप्ट करते रहना बेहद जरूरी है। पोडोल्स्की बताते हैं कि उनकी करियर की शुरुआत में जिन कंपनियों में उन्होंने काम किया था, उनमें से ज्यादातर अब एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन उन्होंने ट्रेंड्स पर ध्यान दिया और जरूरत पड़ने पर बदलाव किया। इसी वजह से वो रेलेवेंट बने रहे और अपनी इनकम को लगातार बढ़ाते रहे। उनकी सलाह है, अपने करियर को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें, अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहें, इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें और हमेशा बदलाव करने के लिए तैयार रहें। तो चैप्टर 3 से सबसे बड़ी सीख क्या है? अपना नंबर जानें। यह पता करें कि आपको वास्तव में कितने पैसे की जरूरत है। अपनी वैल्यू पहचानें। यह समझें कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं। स्केल पर विचार करें। क्या आप ऐसा करियर चुन रहे हैं जिसमें कमाई की सीमाएं हैं, या फिर ऐसा करियर जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ के मौके हैं? अडेप्ट करें या पीछे रह जाएं। लगातार सीखते रहें, खुद को बेहतर बनाते रहें और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। पोडोल्स्की का मैसेज बहुत क्लियर है, मनी सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, यह स्ट्रैटेजी का खेल है। आपकी स्ट्रैटेजी जितनी बेहतर होगी, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर उतना ही शानदार होगा। चैप्टर 4 प्राइसेस। अगर आप कभी सोचते हैं कि चीजें इतनी महंगी क्यों होती हैं,
या फिर क्यों आपकी सैलरी स्थिर लगती है जबकि बाकी सब कुछ महंगा होता जा रहा है, तो ये चैप्टर आपको जवाब देगा। प्राइसेस सिर्फ कॉस्ट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये पावर, परसेप्शन और साइकोलॉजी की कहानियां बताती हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पोडोल्स्की एक सिंपल लेकिन गहरी बात से शुरुआत करते हैं। कीमत कभी न्यूट्रल नहीं होती, इन पर हर चीज का असर होता है। मार्केट डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और यहां तक कि ह्यूमन साइकोलॉजी का भी। उदाहरण के तौर पर लोग $5 एक कप कॉफी के लिए क्यों खर्च करते हैं जबकि वो इसे घर पर 50 सेंट में बना सकते हैं? क्योंकि कीमत सिर्फ लागत का सवाल नहीं है, ये परसीव्ड वैल्यू का मामला है। स्टारबक्स कॉफी नहीं बेच रहा है, वो एक एक्सपीरियंस बेच रहा है। और यही बात सैलरी, किराए, ग्रोसरी, हमारी इकोनॉमी की हर चीज पर लागू होती है। इस चैप्टर की आंखें खोल देने वाली बात यह है कि हम अपनी कीमतें खुद तय नहीं करते, अक्सर ये काम कोई और हमारे लिए करता है। इस बारे में सोचें, अगर आप 9 से 5 जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी तय करता है। अगर आप कोई अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं तो आपका लैंडलॉर्ड कीमत तय करता है। यहां तक कि बिजनेस भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होते। मार्केट फोर्सेस और कॉम्पिटिटर्स ये तय करते हैं कि वो क्या चार्ज कर सकते हैं। इससे शिक्षा मिलती है, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि कीमतें कैसे काम करती हैं और खुद को ऐसी पोजीशन में लाना होगा जहां आप उनसे फायदा उठा सकें। पोडोल्स्की इन्फ्लेशन के छिपे हुए प्रभावों पर भी गहराई से बात करते हैं। हम इन्फ्लेशन के बारे में हमेशा सुनते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? साधारण शब्दों में, इन्फ्लेशन समय के साथ पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। यही वजह है कि आज $1 से वे चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं जो 20 साल पहले खरीदी जा सकती थीं। वह एक शानदार उदाहरण देते हैं। अगर आपने $10,000 को 30 साल तक नकद रूप में अपने गद्दे के नीचे रखा तो उसकी परचेसिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट जैसी एसेट्स में इन्वेस्ट किया होता तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती। सीख क्या है? अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है तो वो घट रहा है। इस चैप्टर का एक और दिलचस्प हिस्सा है कि बिजनेसेस साइकोलॉजी के आधार पर अपनी कीमतें कैसे तय करते हैं। उदाहरण के लिए 9 की पावर। कभी सोचा है कि चीजों की कीमत $10 की बजाय $9.99 क्यों होती है? क्योंकि हमारा दिमाग $9.99 को सस्ता परसीव करता है, भले ही ये प्रैक्टिकली $10 के बराबर ही हो। लग्जरी प्राइसिंग, हाई एंड ब्रांड्स जानबूझकर अपनी कीमतें बेहद ऊंची रखते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सक्लूसिव और डिजायरेबल लगें। सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, कई सर्विसेज आपको जोड़ने के लिए कम इंट्रोडक्टरी प्राइसेस का इस्तेमाल करती हैं और फिर धीरे धीरे कीमतें बढ़ा देती हैं। इन टैक्टिक्स को समझकर आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं और साथ ही एक स्मार्ट अर्नर भी। तो चौथे अध्याय से बड़ी सीखें क्या हैं? कीमतें सिर्फ नंबर नहीं होती, ये सिग्नल्स होती हैं। ये परसेप्शन, डिमांड और पावर को दर्शाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कीमतें खुद तय नहीं करते। एम्प्लॉयर्स, लैंडलॉर्ड्स और कॉरपोरेशंस हमारे लिए ये काम करते हैं। इन्फ्लेशन असली है और इसे अवॉइड नहीं जा सकता। अगर आप अपनी वेल्थ को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप उसे खो रहे हैं। बिजनेसेस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमसे ज्यादा पैसे वसूल सकें। इसे समझना आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। चैप्टर 5, कास्ट्स। पैसा सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये पावर, स्टेटस और मोबिलिटी से जुड़ा है। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, समाज में फाइनेंशियल कास्ट्स मौजूद हैं। ऐसी आर्थिक संरचनाएं जो हमारी अपॉर्चुनिटीज और लिमिटेशंस को बताती हैं। सवाल यह है, क्या आप अपनी फाइनेंशियल कास्ट को तोड़ सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। पोडोल्स्की एक अनकंफर्टेबल पॉइंट से शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक मोबिलिटी उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। कई लोग मानते हैं कि कड़ी मेहनत से कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपकी अपॉर्चुनिटीज को काफी हद तक तय करता है। सोचिए, एक बच्चा जो अमीर परिवार में पैदा होता है उसे बेहतर शिक्षा, अच्छे कनेक्शन और कम फाइनेंशियल तनाव मिलता है। वहीं एक कम आय वाले परिवार से आने वाला व्यक्ति हर कदम पर चुनौतियों का सामना करता है। स्टूडेंट लोन्स, कम नौकरी के मौके और सिस्टेमिक बाइसेस। तो
क्या फाइनेंशियल कास्ट्स के बीच मूव करना संभव है? हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। पोडोल्स्की 3 ऐसे फैक्टर्स बताते हैं जो लोगों को फाइनेंशियल लैडर पर चढ़ने में मदद करते हैं। एजुकेशन एंड स्किल्स। आपकी स्किल्स जितनी ज्यादा वैल्यूएबल होंगी, उतनी ज्यादा लेवरेज आपको इकोनॉमी में मिलेगी। नेटवर्किंग एंड सोशल कैपिटल। आप किन लोगों को जानते हैं, यह अक्सर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आप क्या जानते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कैसे काम करता है, इसे समझना आपको एक बड़ा एज देता है। सीख क्या है? अगर आप अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए तो आपको फाइनेंशियल लिमिटेशंस से बाहर निकलने के लिए रणनीतिक रूप से सोचना होगा। पोडोल्स्की ने फाइनेंशियल कास्ट माइंडसेट में फंसे रहने के खतरों के बारे में भी बताया है। कई लोग अनजाने में ही अपनी फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग की नॉर्म्स को मानकर खुद को लिमिट कर लेते हैं। अगर आप ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जो इन्वेस्टिंग से बचता था, डेट्स से डरता था या पैसे को बुरा मानता था, तो ये बिलीफ्स आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। फाइनेंशियल कास्ट से बाहर निकलना सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, ये आपके पैसे के साथ रिश्ते को दोबारा समझने की बात है। तो चैप्टर 5 से क्या मुख्य सीखने को मिलता है? फाइनेंशियल कास्ट्स होती हैं, लेकिन ये अटूट नहीं है। सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, आपको स्ट्रैटेजी, स्किल्स और कनेक्शंस की भी जरूरत है। पैसे के बारे में आपका माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन और नेटवर्किंग बैरियर्स को तोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। पोडोल्स्की का संदेश साफ है, अगर आप फाइनेंशियल मोबिलिटी चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनेगी, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। चैप्टर 6 ऑफिस पॉलिटिक्स। चाहे आप इसे पसंद करें या नापसंद, ऑफिस पॉलिटिक्स करियर को शेप करती है। फिर चाहे आप कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों या वर्क प्लेस ड्रामा में सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो, इन डायनामिक्स को समझना बेहद जरूरी है। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी ईमानदारी खोए बिना इस खेल को खेल सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। पोडोल्स्की एक ऐसी सच्चाई से शुरुआत करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ कॉम्पिटेंसी ही सफलता की गारंटी नहीं देती। आप अपने काम में बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्क प्लेस पावर स्ट्रक्चर्स को नहीं समझते तो आप फंस सकते हैं जबकि बाकी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, यह सोचना कि ऑफिस पॉलिटिक्स उनके लिए लागू नहीं होती। सच्चाई यह है कि प्रत्येक वर्क प्लेस में एक अनकही हायरार्की होती है, और यदि आप इसे रणनीतिक रूप से नहीं अपनाते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। तो बिना अपनी वैल्यूज से समझौता किए आप ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करें? पोडोल्स्की 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज सुझाते हैं। रिलेशनशिप्स बनाएं, सिर्फ स्किल्स नहीं। आप किसे जानते हैं, यह उतना ही मायने रखता है जितना कि आप क्या जानते हैं। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, यह सीखें। जानें कि किसके पास इन्फ्लुएंस है और वे इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अपनी रेप्यूटेशन को कंट्रोल करें। अक्सर परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा मायने रखता है, इसलिए ध्यान दें कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। पोडोल्स्की कुछ कॉमन वर्क प्लेस ट्रैप्स के बारे में भी चेतावनी देते हैं जो आपके करियर को रोक सकते हैं। योग्यता पर अत्यधिक निर्भरता। यह सोचना कि सिर्फ मेहनत से ही आप आगे बढ़ जाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स की अनदेखी। यह मानना कि आप न्यूट्रल रह सकते हैं जबकि बाकी लोग पावर गेम्स खेल रहे हैं। एलाइज और एनिमीज को कम समझना। यह पहचानने में असफल होना कि कौन आपका सपोर्ट करता है और कौन आपको अंडरमाइन कर रहा है। तो चैप्टर 6 से क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं? सिर्फ कॉम्पिटेंस होना काफी नहीं है, आपको वर्क प्लेस डायनामिक्स को समझना और उनसे निपटना आना चाहिए। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स करियर ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है, इसे नजरअंदाज करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस आपको बिना अपनी इंटीग्रिटी से समझौता किए सफल होने में मदद कर सकती है। पोडोल्स्की का संदेश साफ है, अगर आप करियर में सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपने काम के साथ साथ उसके आसपास की पॉलिटिक्स में भी मास्टरी हासिल करनी होगी। अगला चैप्टर है चैप्टर 7 एरर। गलतियां तो हर किसी से होती ही हैं, लेकिन जब बात पैसे और करियर की होती है तो कुछ गलतियां दूसरों से ज्यादा महंगी साबित होती हैं। असली सवाल यह है, हम कैसे फाइनेंशियल और प्रोफेशनल गलतियों को सीखने के अनुभवों में बदल सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं।
पोडोल्स्की एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, असफलता अनिवार्य है, लेकिन हम इसका कैसे जवाब देते हैं वही फर्क डालता है। चाहे वो एक बुरा निवेश हो, करियर में गलत कदम हो या फिर अधिक खर्च करना हो, फाइनेंशियल गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमें परिभाषित करती हैं। जो लोग सबसे जल्दी रिकवर करते हैं वो वही लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और उसके अनुसार एडजस्ट करते हैं। तो सबसे आम फाइनेंशियल और करियर गलतियां क्या हैं? पोडोल्स्की कुछ प्रमुख गलतियां पहचानते हैं। फंडामेंटल्स की बजाय ट्रेंड्स का पीछा करना, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना, बिना वर्स्ट केस सिनारियोस को ध्यान में रखे फाइनेंशियल रिस्क्स उठाना, मुश्किल बातचीत से बचना, चाहे वो सैलरी नेगोशिएशंस हो या फाइनेंशियल प्लानिंग, चुप्पी पैसे की कीमत चुकाती है। इमोशंस को फैसलों पर हावी होने देना, डर और लालच खराब फाइनेंशियल चॉइसेस की ओर ले जाते हैं। पोडोल्स्की यह भी जोर देते हैं कि गलती दुश्मन नहीं है, इनएक्शन है। कई लोग इतनी ज्यादा डर से गलतियां करने से बचते हैं कि वे कभी कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन फाइनेंशियल फैसलों से बचना, चाहे वो निवेश हो, बातचीत हो या करियर योजना, अक्सर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जाता है। सीख क्या है? फेल फास्ट, लर्न फास्टर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गलतियों के प्रभाव को कम करें, जल्दी एडजस्ट करें और आगे बढ़ते रहें। चैप्टर 7 से मुख्य सीखें। गलतियां अनिवार्य हैं, उन पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा मायने रखती है। हाइप वाले फैसलों से बचें, फंडामेंटल्स पर फोकस करें। रिस्क मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है, डाउनटर्न्स के लिए तैयारी करें। कभी भी डर को स्मार्ट फाइनेंशियल एक्शंस लेने से रोकने न दें। पोडोल्स्की का संदेश साफ है, गलतियां आपको डिफाइन नहीं करती, आप उनसे कैसे उभरते हैं यही आपको डिफाइन करता है। चैप्टर 8, डेट। फिनांस की दुनिया के सबसे डरावना शब्दों में से एक, लेकिन सच्चाई यह है, हर डेट बुरा नहीं होता, बल्कि कुछ डेट आपको अमीर भी बना सकता है। असली बात यह है कि आपको गुड डेट और बैड डेट के बीच का फर्क समझना आना चाहिए। चलिए इसे समझते हैं। पोडोल्स्की बताते हैं कि डेट अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा, ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, घर खरीदने के लिए लोन लेना या एजुकेशन में इन्वेस्ट करना गुड डेट माना जा सकता है, क्योंकि इन चीजों से समय के साथ आपकी वेल्थ या अर्निंग पोटेंशियल बढ़ सकती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड को इंपल्स परचेसेस के लिए मैक्स आउट कर देना, ये बैड डेट है। क्यों? क्योंकि इससे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होती, ये सिर्फ आपको हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स में फंसा देता है, जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ड्रेन कर देता है। इस चैप्टर की सबसे आई ओपनिंग बात यह है कि अमीर लोग डेट का इस्तेमाल वेल्थ बनाने के लिए कैसे करते हैं। पोडोल्स्की बताते हैं कि कई अमीर लोग पैसे उधार लेकर उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेसेस या स्टॉक्स। ये एसेट्स फिर इतनी इनकम जनरेट करते हैं कि लोन का इंटरेस्ट कवर हो जाता है और डेट उनके फेवर में काम करने लगता है। इस बीच औसत व्यक्ति अक्सर उन चीजों को खरीदने के लिए आरण का उपयोग करता है जिनका मूल्य कम हो जाता है, जैसे कि नई कारें, गैजेट और छुट्टियां। यही वह चीज है जो उन्हें वित्तीय रूप से फंसाए रखती है। तो आप बैड डेट में कैसे नहीं फंसें और गुड डेट का सही इस्तेमाल कैसे करें? पोडोल्स्की एक सरल तरीका बताते हैं। अपने इंटरेस्ट रेट्स को जानें। क्रेडिट कार्ड्स के अक्सर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, कभी कभी 20% से भी ऊपर। अगर आप बैलेंस कैरी कर रहे हैं तो आप खुद को एक फाइनेंशियल होल में डाल रहे हैं। कर्ज का इस्तेमाल अप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदने के लिए करें। अगर ये चीजें वैल्यू में बढ़ती हैं या इनकम जनरेट करती हैं तो ये गुड डेट है। अगर नहीं तो उधार लेने से पहले 2 बार सोचें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। सिर्फ इसीलिए कि आप एक बड़े लोन के लिए क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसे लेना चाहिए। ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस। हमेशा एक एग्जिट प्लान रखें। क्या आप रियलिस्टिकली अपने कर्ज को चुका सकते हैं अगर कुछ अप्रत्याशित होता है? अगर नहीं तो कर्ज लेने पर फिर से विचार करें। पोडोल्स्की कर्ज के साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में भी चेतावनी देते हैं। बहुत से लोग न्यूनतम पेमेंट करके सहज हो जाते हैं, लेकिन उन्हें
यह एहसास नहीं होता कि ब्याज चुपचाप उनके फाइनेंस को खत्म कर रहा है। वे इसे धीमी गति से खून बहाना कहते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैप जिसमें लोग बिना एहसास किए अपना पैसा खो देते हैं। हाई इंटरेस्ट कर्ज को जितना जल्दी हो सके चुकाएं और केवल तभी उधार लें जब यह बिल्कुल जरूरी हो। तो चैप्टर 8 से क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं? सभी डेट बुरे नहीं होते। अगर ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करता है तो ये एक टूल है, बर्डन नहीं। अमीर लोग डेट को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे पैसे उधार लेकर उसे इन्वेस्ट करते हैं, न कि सिर्फ खर्च करने के लिए। हाई इंटरेस्ट डेट खतरनाक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पर 20% इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो ये एक इमरजेंसी है। एक डेट स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने लोन्स को सोच समझकर प्लान करें और जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा उधार लेने से बचें। चैप्टर 9 सोर्सेज। पैसा असल में आता कहां से है? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप कैसे बहुत सारे इनकम सोर्सेज बना सकते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल हो सके। सिर्फ एक पेचेक पर निर्भर रहना रिस्की होता है। तो आप फाइनेंशियल रेजिलियंस कैसे बना सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। पोडोल्स्की एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। ज्यादातर लोग केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं जो उन्हें वल्नरेबल बना देता है। अगर आपका काम ही आपकी एकमात्र वित्तीय लाइफलाइन है तो क्या होगा अगर आप उसे खो देते हैं? अमीर लोग समझते हैं कि पैसा बहुत सारी स्ट्रीम्स से आना चाहिए, सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स, साइड बिजनेसेस और भी बहुत कुछ। डाइवर्सिफिकेशन ही आर्थिक सुरक्षा की कुंजी है। तो वो मुख्य इनकम सोर्सेज कौन से हैं जिन्हें लोग लीवरेज कर सकते हैं? पोडोल्स्की 4 प्रमुख श्रेणियां बताते हैं। कमाई हुई इनकम, वह पैसा जो आप अपने काम या पेशे से कमाते हैं। निवेशित इनकम, स्टॉक्स, डिविडेंड्स, रियल एस्टेट या अन्य एसेट्स से होने वाला लाभ। बिजनेस इनकम, बिजनेस या फ्रीलांसिंग से जनरेट होने वाला पैसा। पासिव इनकम, रॉयल्टी, रेंटल इनकम और वह पैसा जो रोज की मेहनत के बिना कमाया जाता है। सीख क्या है? सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। अपने इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करें ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे। पोडोल्स्की नौकरी पर निर्भरता के ट्रैप के बारे में भी चेतावनी देते हैं। बहुत सारे लोग खुद को फाइनेंशियली सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास एक स्थिर सैलरी होती है, लेकिन यह सैलरी किसी और के द्वारा नियंत्रित होती है। अगर आपका एम्प्लॉयर डाउनसाइजिंग का फैसला करता है तो आप तुरंत जोखिम में आ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी से अतिरिक्त इनकम सोर्सेज बनाना शुरू करें, भले ही वे छोटे हों। तो आप आज ही अपनी इनकम को कैसे डिवर्सिफाई करना शुरू कर सकते हैं? यह है पोडोल्स्की का तरीका। निवेश करना शुरू करें। छोटे निवेश भी समय के साथ बढ़ते हैं। एक साइड हसल बनाएं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कोचिंग हो या प्रोडक्ट्स बेचना। छोटे स्तर से शुरुआत करें। अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करें। शौक या विशेषज्ञता को आय के स्रोत में बदलें। पैसिव इनकम विकल्पों को देखें। रियल एस्टेट, रॉयल्टीज या डिजिटल प्रोडक्ट्स से लंबे समय तक आय हो सकती है। तो चैप्टर 9 से मुख्य सीखें। एक आय स्रोत पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण है। डिवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है। अमीर लोग अपनी सैलरी के अलावा भी इनकम सोर्स बनाते हैं। निवेश, व्यापार और पैसिव इनकम लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। छोटे से शुरुआत करें, लेकिन अभी से शुरू करें। आर्थिक मजबूती बनाने में समय लगता है। पोडोल्स्की का संदेश साफ है। अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है वेल्थ के लिए बहुत सारे रास्ते बनाना। चैप्टर 10 एसेट्स। हम एसेट्स शब्द को हमेशा सुनते हैं, लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है, आप कैसे ऐसे एसेट्स बनाते और सुरक्षित करते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करें? चलिए इसे समझते हैं। पोडोल्स्की एक बुनियादी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। एसेट्स ही अमीरों और बाकी सभी के बीच अंतर करती हैं। साधारण शब्दों में एसेट वह चीज है जो समय के साथ आपके जेब में पैसा डालती है, लेकिन सभी एसेट्स समान नहीं होती हैं। कुंजी ये है
कि आपको यह जानना चाहिए कि कौन से एसेट्स वैल्यू में बढ़ते हैं और कौन से नहीं। पोडोल्स्की एसेट्स को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं: फाइनेंशियल एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जो समय के साथ बढ़ते हैं। रियल एसेट्स, रियल एस्टेट, जमीन और संपत्ति जो मांग के साथ मूल्य में बढ़ती है। बिजनेस एसेट्स, कंपनियां, पैटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इनकम जनरेट करती हैं। ऑल्टरनेटिव एसेट्स, क्रिप्टो, सोना, कलेक्टिबल्स और पारंपरिक निवेशों के बाहर की कोई भी चीज। सीख क्या है? आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उस पैसे को मूल्यवान एसेट्स में बदलना है जो अपने आप बढ़ते हैं। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि वे अपनी सैलरी को एसेट मान लेते हैं। आपका काम आय प्रदान करता है, लेकिन यह एसेट नहीं है, यह एक डिपेंडेंसी है। असली आर्थिक सुरक्षा उस चीज से आती है जो आपको पैसे देती है, भले ही आप काम न कर रहे हो। तो आप रणनीतिक रूप से एसेट्स कैसे बना सकते हैं? पोडोल्स्की की सलाह है, छोटे से शुरुआत करें, लेकिन अभी से शुरू करें। आज का थोड़ा निवेश भी समय के साथ बढ़ता है। अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करें, एक ही प्रकार पर निर्भर न रहें। स्टॉक्स, रियल एस्टेट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को मिलाएं। लंबी अवधि के बारे में सोचें। सबसे अच्छे एसेट्स दशकों में बढ़ते हैं, महीनों में नहीं। रीइन्वेस्ट करें, अपने एसेट्स में पैसे लगाते रहें ताकि आप अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकें। पोडोल्स्की झूठी एसेट्स के बारे में भी चेतावनी देते हैं, वो चीजें जो वैल्यूएबल लगती हैं लेकिन असल में संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। लग्जरी कार्स, फैंसी गैजेट्स और हाई मेंटेनेंस प्रॉपर्टीज शायद एसेट्स लगती हैं, लेकिन समय के साथ इनकी वैल्यू घटती है। कुंजी ये है कि आपको इनकम जनरेटिंग और अप्रिशिएटिंग एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। तो चैप्टर 10 से क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं? एसेट्स ही संपत्ति का आधार है, सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि मालिक बनने पर ध्यान दें। फाइनेंशियल, रियल, बिजनेस और अल्टरनेटिव एसेट्स सभी की भूमिका होती है। आपकी सैलरी एक एसेट नहीं है। ऐसी चीजें बनाएं जो अपने आप पैसे उत्पन्न करें। झूठे एसेट्स से बचें, उन चीजों पर ध्यान दें जो मूल्य में बढ़ती हैं। पोडोल्स्की का संदेश साफ है, अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें। चैप्टर 11, पोर्टफोलियोज। वेल्थ बनाना सिर्फ एसेट्स के मालिक होने के बारे में नहीं है, यह उन्हें स्ट्रैटेजिकली प्रबंधित करने के बारे में है। एक अच्छा पोर्टफोलियो सिर्फ निवेशों का संग्रह नहीं होता, यह एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस बनाए रखती है। चलिए इसे समझते हैं। पोडोल्स्की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। एक पोर्टफोलियो एक रेसिपी की तरह होता है। जैसे एक अच्छा मील बनाने के लिए सही मिश्रण की जरूरत होती है, वैसे ही एक मजबूत पोर्टफोलियो में ग्रोथ को अधिकतम करने और रिस्क को न्यूनतम करने के लिए सही एसेट्स का मिश्रण होना चाहिए। अगर आप अपना ज्यादा पैसा एक जगह पर लगा देंगे तो आप एक्सपोज्ड होंगे। अगर आप इसे बहुत पतला फैला देंगे तो शायद आपको मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। संतुलन सब कुछ है। तो आप सही पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? पोडोल्स्की 3 मुख्य घटक बताते हैं: ग्रोथ एसेट्स, स्टॉक्स, बिजनेसेस और हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स जो उच्च अपसाइड रखते हैं लेकिन साथ ही ज्यादा जोखिम भी लेते हैं। डिफेंसिव एसेट्स, बॉन्ड्स, कैश रिजर्व्स और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जो स्थिरता प्रदान करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और क्रिप्टो जो डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाते हैं। सीख क्या है? एक मजबूत पोर्टफोलियो बड़ा जीतने का पीछा करने के बारे में नहीं है, यह समय के साथ संपत्ति बढ़ाते हुए जोखिम को प्रबंधित करने के बारे में। पोडोल्स्की भी रिस्क मैनेजमेंट के महत्व पर जोर देते हैं। कई निवेशक एक एसेट क्लास में पूरी तरह से निवेश करने की गलती करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स, क्रिप्टो या रियल एस्टेट हो। लेकिन इतिहास यह दिखाता है कि मार्केट साइकिल्स में चलते हैं। सबसे अच्छे पोर्टफोलियोज बूम्स और बस्ट्स दोनों के लिए तैयार होते हैं। तो आप रिस्क को कैसे प्रबंधित करते हैं? यह है पोडोल्स्की का तरीका।
विभिन्न एसेट श्रेणियों में डाइवर्सिफिकेशन करें। अपना सारा पैसा एक ही प्रकार के निवेश में न लगाएं। नियमित रूप से रीबैलेंसिंग करें। मार्केट्स बदलते हैं, अपने पोर्टफोलियो को आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट करें। लंबी अवधि की दृष्टिकोण रखें। छोटे छोटे उतार चढ़ाव के आधार पर भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। ऐसे तरीके से निवेश करें जो आपको रात को आराम से सोने दे सके। एक और महत्वपूर्ण इंसाइट, आपका पोर्टफोलियो आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप युवा हैं तो आप शायद ज्यादा हाई ग्रोथ एसेट्स पर ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो स्टेबिलिटी और इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो आप शायद डिविडेंड स्टॉक्स या रेंटल प्रॉपर्टीज को प्राथमिकता देंगे। बेसिकली पॉइंट यह है, कोई एक ऐसा पोर्टफोलियो नहीं होता जो सभी के लिए सही हो। आपका निवेश आपके जीवन के चरण को दर्शाना चाहिए। तो चैप्टर 11 से क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं? एक पोर्टफोलियो का मतलब है एसेट्स का स्ट्रैटेजिक मिक्स, न कि रैंडम इन्वेस्टमेंट्स। रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन बनाएं। क्विक गेन्स के पीछे न भागें। डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। पोडोल्स्की का संदेश साफ है, एक ग्रेट पोर्टफोलियो रातों रात नहीं बनता, लेकिन धैर्य और स्ट्रैटेजी के साथ यह आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल टूल बन सकता है। चैप्टर 12, स्कूल्स ऑफ थॉट। जब पैसे की बात आती है तो हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स से लेकर आपके ग्रैंड पेरेंट्स तक। लेकिन सवाल यह है कि ये आइडियाज आते कहां से हैं, और सबसे जरूरी, आपको कौन सी फाइनेंशियल फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए। चलिए इसे समझते हैं। पोडोल्स्की एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारे पैसों के बारे में बिलीव्स सिर्फ पर्सनल नहीं होते, इन्हें इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था शेप करती है। हम जिस तरह से पैसे का प्रबंधन करते हैं वह अक्सर उस वित्तीय स्कूल ऑफ थॉट से प्रभावित होता है जिसे हम अपनाते हैं, भले ही हम इसे महसूस न करें। कुछ लोग अत्यधिक बचत में विश्वास करते हैं, जबकि कुछ आक्रामक निवेश करने के पक्षधर होते हैं। कुछ कर्ज से किसी भी हालत में बचते हैं, जबकि कुछ इसे संपत्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सही है, यह आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। तो मुख्य वित्तीय विचारधाराएं, फाइनेंशियल स्कूल्स ऑफ थॉट क्या हैं? पोडोल्स्की इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करते हैं। रूढ़िवादी फाइनेंस, बचत, कम जोखिम वाले निवेश और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना। पारंपरिक सलाह जैसे अपनी आय से कम पर जीना और कभी कर्ज में न पड़ना इसका हिस्सा है। ग्रोथ ओरिएंटेड निवेश करना, उच्च रिटर्न वाले निवेश, उद्यमिता और समझदारी से कर्ज का इस्तेमाल करके संपत्ति बनाना। वैकल्पिक वेल्थ मॉडल्स, क्रिप्टोकरेंसी, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर ईयर और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपरंपरागत दृष्टिकोण। सीख क्या है? पैसों को मैनेज करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी होगी जो आपके लिए काम करे। पोडोल्स्की ये भी चेतावनी देते हैं कि बिना सोचे समझे किसी एक फाइनेंशियल फिलॉसफी को फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। कई लोग एक ही विचार को पकड़ लेते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम फ्रुगैलिटी हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग या स्टॉक ट्रेडिंग, बिना ये समझे कि उनकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस समय के साथ बदल सकती हैं। सबसे अच्छे फाइनेंशियल थिंकर्स कठोर नहीं होते, वे कई स्कूल्स ऑफ थॉट को कंबाइन करते हैं ताकि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकें जो सिक्योरिटी, ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करे। तो आप अपनी खुद की फाइनेंशियल फिलॉसफी कैसे विकसित करें? पोडोल्स्की का सुझाव, पहला, विभिन्न विचारधाराओं को समझें। किसी एक पर टिकने से पहले अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज के बारे में जानें। दूसरा, अपनी मनी फिलॉसफी को अपने गोल्स के साथ अलाइन करें। क्या आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, एग्रेसिव ग्रोथ की तलाश में हैं या अर्ली रिटायरमेंट का सपना देख रहे हैं?
तीसरा, अडेप्टेबल बने रहे। जैसे जैसे मार्केट्स बदलते हैं और आपके पर्सनल गोल्स इवॉल्व होते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए। चौथा, अत्यधिक उपायों से बचें। कंजर्वेटिव सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज का मिक्स सबसे अच्छे परिणाम देता है। तो चैप्टर 12 से मुख्य बातें। पहला, हमारी पैसे से जुड़ी आदतें वित्तीय विचारधाराओं, फाइनेंशियल स्कूल्स ऑफ थॉट से प्रभावित होती हैं। दूसरा, कंजर्वेटिव सेविंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैकल्पिक वेल्थ स्ट्रैटेजीज सभी का अपना महत्व है। तीसरा, बहुत ज्यादा कठोर न बने। अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को समय और जरूरत के हिसाब से अडेप्ट करें। चौथा, आपकी फाइनेंशियल फिलॉसफी इंटेंशनल होनी चाहिए, न कि एक्सीडेंटल। पोडोल्स्की का संदेश साफ है, पैसे के मामले में वन साइज फिट्स ऑल काम नहीं करता। सीखें, अडेप्ट करें और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपके लिए काम करे। चैप्टर 13, वर्क स्टॉप। क्या होता है जब आप काम करना बंद कर देते हैं? चाहे वो रिटायरमेंट हो, जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना हो या कोई अप्रत्याशित करियर विराम हो। जब आप काम करना बंद करते हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी आपके वित्तीय भविष्य को तय करती है। चलिए इसे समझते हैं। पोडोल्स्की एक कड़ी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोग उस दिन के लिए योजना नहीं बनाते जब वे काम करना बंद कर देंगे। हम मानते हैं कि हम हमेशा काम करेंगे, लेकिन जीवन अप्रत्याशित होता है। स्वास्थ्य समस्याएं, छंटनी, थकावट या बस जल्दी रिटायर होने की इच्छा हमें अपने काम से रिश्ते को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकती है। सवाल यह है, क्या आप वित्तीय रूप से तैयार हैं जब आपको काम करना बंद करना पड़े? तो काम को रोकने के लिए तैयारी करने में क्या जरूरी है? पोडोल्स्की 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हैं। पहली, वित्तीय स्वतंत्रता। इतनी बचत और निवेश होना कि आपको पे चेक पर निर्भर नहीं रहना पड़े। दूसरा, काम से बाहर का उद्देश्य। यह जानना कि जब काम आपकी पहचान नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। तीसरा, लचीलापन। एक ऐसा वित्तीय गद्दा तैयार करना जो आपको काम रोकने, फिर से शुरू करने या जरूरत पड़ने पर पिवट करने की अनुमति दे। सीख क्या है? रिटायरमेंट आयु के बारे में नहीं है, यह वित्तीय तैयारी और जीवन की योजना बनाने के बारे में है। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि वे यह गणना नहीं करते कि उन्हें रिटायर होने के लिए असल में कितने पैसे की आवश्यकता है। पोडोल्स्की अपने वर्क स्टॉप नंबर को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। यह वह राशि है जो आपको अपनी जीवन शैली को पे चेक के बिना बनाए रखने के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर और इमरजेंसीज को ध्यान में रखना। तो जल्दी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करें? पॉल पोडोल्स्की के मुताबिक यहां कुछ की स्टेप्स हैं। 1, आक्रामक रूप से बचाएं। जितना आप अभी बचाएंगे उतनी जल्दी आप काम करना बंद कर सकते हैं। दूसरी, बुद्धिमानी से निवेश करें। अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके ग्रो करें। 3, खर्चे घटाएं। एक सिंपलर लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे कम पैसों में रिटायर किया जा सके। चौथा, पासिव इनकम बनाएं। रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड्स या रॉयल्टीज जैसी इनकम सोर्सेज तैयार करें जो आपके पेचेक को रिप्लेस कर सकें। पोडोल्स्की एक बहुत जरूरी पॉइंट पर फोकस करते हैं। रिटायरमेंट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये पर्पस के बारे में भी है। बहुत से लोग काम छोड़ने के बाद स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनके जॉब से जुड़ी होती है। लेकिन जो रिटायरीज सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, उनके पास हमेशा एक प्लान होता है, चाहे वो ट्रैवल हो, हॉबीज हो, वॉलंटियरिंग हो या नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना। मनी आपको फ्रीडम देती है, लेकिन पर्पस आपको फुलफिलमेंट देता है। इस चैप्टर के की टेकअवेज हैं। पहला, रिटायरमेंट उम्र के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट फाइनेंशियल रेडीनेस। दूसरा, अपना वर्क स्टॉप नंबर जाने, यानी वो रकम जो आपको कंफर्टेबली जीने के लिए चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सेविंग, इन्वेस्टिंग और एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने से बनती है। चौथा,
काम छोड़ना तब आसान होता है जब आपके पास आगे के लिए एक सॉलिड प्लान हो। पोडोल्स्की का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। गोल सिर्फ काम बंद करना नहीं है, इट्स टू बिल्ड अ लाइफ जहां आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। चैप्टर 14, स्नाइपर्स एली। क्या आप जानते हैं कि वो छुपे हुए फाइनेंशियल रिस्क्स कौन से हैं जो आपकी वेल्थ को बर्बाद कर सकते हैं? कई बार सबसे बड़े खतरे वो नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमें तब नुकसान पहुंचाते हैं जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। क्या आप इन फाइनेंशियल स्नाइपर्स के लिए तैयार हैं? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पोडोल्स्की स्नाइपर्स अल्ली को उस खतरनाक क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं जहां लोग सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं जब तक कुछ अप्रत्याशित उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता। सबसे बड़े वित्तीय जोखिम वही होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। यह एक अचानक छंटनी, स्वास्थ्य आपातकाल, हाउसिंग क्रैश या इन्फ्लेशन हो सकता है जो बचत को धीरे धीरे खा जाता है। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो एक फाइनेंशियल स्नाइपर सालों की प्रगति को पल भर में खत्म कर सकता है। तो आप खुद को फाइनेंशियल स्नाइपर्स से कैसे बचा सकते हैं? पोडोल्स्की कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां बताते हैं। इमरजेंसी फंड, हमेशा 6 से 12 महीनों के खर्चों के बराबर बचत रखें। बीमा, स्वास्थ्य, जीवन और विकलांगता बीमा अनिवार्य है। विविधता, अपना सारा पैसा एक ही निवेश में न डालें, इसे फैलाएं। अपनी आय से कम पर जीना। वित्तीय अत्यधिक विस्तार से बचें ताकि आप डाउन टर्न्स का सामना कर सकें। लचीलापन, अपने करियर, व्यापार या निवेश में जरूरत पड़ने पर पिवोट करने के लिए तैयार रहें। मुख्य सीख, यह इस बारे में नहीं है कि वित्तीय संकट होगा या नहीं, यह इस बारे में है कि कब होगा। सबसे अच्छा तरीका है पहले से तैयार रहना। पोडोल्स्की मानसिक अंधेरे क्षेत्रों के बारे में भी चेतावनी देते हैं। कई लोग मानते हैं कि बुरी चीजें उनके साथ नहीं होंगी, लेकिन वित्तीय इतिहास इसका उल्टा साबित करता है। जो लोग वित्तीय संकटों से बचते हैं वे सबसे स्मार्ट या सबसे अमीर नहीं होते, वे वही होते हैं जिन्होंने अनिश्चितता के लिए योजना बनाई होती है। तो 14वीं अध्याय से मुख्य सीखें। पहली, फाइनेंशियल स्नाइपर्स अप्रत्याशित जोखिम, कभी भी हमला कर सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी फंड, बीमा और विविधता आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, जो आप नहीं देख सकते उसके लिए योजना बनाएं। चौथा, फाइनेंशियल लचीलापन लंबे समय तक जीवित रहने की कुंजी है। पोडोल्स्की का संदेश साफ है, सच्ची वित्तीय सुरक्षा जोखिम से बचने के बारे में नहीं है, यह इसके लिए तैयारी करने के बारे में है। चैप्टर 15, स्लोगन्स। हम सभी ने इन्हें सुना है, वो कैची फाइनेंशियल स्लोगन जो समझदारी से लगते हैं लेकिन हमेशा सही नहीं होते। पैसा खुशी नहीं खरीदता। लंबे समय के लिए निवेश करें, अपनी आय का 10% बचाएं। लेकिन क्या ये स्लोगन वास्तव में हमारी मदद करते हैं या ये भ्रमित करने वाले होते हैं? चलिए इन्हें समझते हैं। पोडोल्स्की यह बताते हैं कि फाइनेंशियल स्लोगन्स जटिल मुद्दों को सरल बना देते हैं, जो मददगार हो सकते हैं लेकिन साथ ही खतरनाक भी हो सकते हैं। बाय लो, सेल हाई सिद्धांत में समझ में आता है, लेकिन असल में बाजार का समय तय करना लगभग असंभव होता है। कैश इज किंग संकट के दौरान काम करता है, लेकिन लंबी अवधि में इन्फ्लेशन नकद की वैल्यू को खत्म कर देता है। कुंजी यह है कि यह समझना कि ये स्लोगन असल में कब और कहां लागू होते हैं। चलो कुछ सबसे लोकप्रिय फाइनेंशियल स्लोगन्स को तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सही साबित होते हैं या नहीं। 1, पैसा खुशी नहीं खरीदता। ए, आंशिक रूप से सही। जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो ज्यादा पैसा हमेशा खुशी नहीं बढ़ाता। बी, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी तनाव को कम करती है और पूर्णता के लिए अवसर पैदा करती है। 2, लंबे समय के लिए निवेश करें। ए, आमतौर पर सही। लंबे समय तक निवेश करने से भावनात्मक गलतियों से बचा जा सकता है। बी, लेकिन बुरी निवेशों को बिना पुनर्मूल्यांकन किए पकड़ कर रखना एक गलती हो सकती है। 3, एक पैसा बचाया हुआ, एक पैसा कमाया हुआ। ए, बचत महत्वपूर्ण है, लेकिन कमाई की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
कभी कभी आय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना अत्यधिक बचत से ज्यादा समझदारी हो सकता है। चौथा, सभी तरह के कर्ज से बचें। ए, बुरा कर्ज, क्रेडिट कार्ड, उच्च ब्याज लोन से बचना चाहिए। बी, लेकिन समझदारी से कर्ज शिक्षा, रियल एस्टेट या व्यापार में निवेश संपत्ति बना सकता है। पोडोल्स्की चेतावनी देते हैं कि बिना सोचे समझे स्लोगन को फॉलो करना खराब वित्तीय निर्णयों की ओर ले सकता है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कैची फ्रेजेस, वी शुड पहला कॉन्टेक्स्ट पर सवाल करें, जब यह सलाह लागू होती है और जब नहीं। दो व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर अनुकूलित करें। वित्तीय रणनीतियां व्यक्तिगत होनी चाहिए, वन साइज फिट्स ऑल नहीं। तीसरा, सीखते रहें। स्लोगन्स को प्रारंभिक बिंदु समझें, अंतिम उत्तर नहीं। चैप्टर 15 से मुख्य सीखें। पहली, फाइनेंशियल स्लोगन्स जटिल वास्तविकताओं को सरल बनाते हैं, ये हमेशा सही नहीं होते। दूसरा, संदर्भ महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति के लिए अच्छा सलाह दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तीसरा, स्लोगन्स को बिना सोचे समझे फॉलो न करें। फाइनेंशियल ज्ञान के प्रश्न पूछें और अनुकूलित करें। चौथी, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, वन साइज फिट्स ऑल पैसे की सलाह से बेहतर है। पोडोल्स्की का संदेश साफ है, समझदार फाइनेंशियल निर्णय स्लोगन पर आधारित नहीं होते, यह ज्ञान, संदर्भ और रणनीति पर आधारित होते हैं। फाइनल रिव्यू, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट मनी। पोडोल्स्की की किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि पैसा हमारे चुनावों, भावनाओं और अवसरों को कैसे नियंत्रित करता है। यह एक ईमानदार, अक्सर कड़ी नजर है कि संपत्ति और वित्तीय प्रणाली वास्तव में कैसे काम करती है। बेसिकली, इस किताब से हमें 3 बेहद जरूरी लेसन्स मिलते हैं। पहला, पैसा एक सिस्टम है, इसे समझिए, वरना यह आपको ट्रैप कर सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब अमीर होना नहीं है, यह आपके टाइम और डिसीजंस पर कंट्रोल का सवाल है। तीसरा, स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस हार्डवर्क से नहीं, अवेयरनेस से आती हैं। पॉल पोडोल्स्की अपनी किताब में कई की फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आय, कीमतें और कर्ज कैसे हमारी फाइनेंशियल लाइफ को शेप करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल एरर्स क्यों आपकी करियर को बना या बिगाड़ सकते हैं, वेल्थ को एसेट्स और पोर्टफोलियोज के जरिए कैसे बिल्ड किया जाए, वो हिडन फाइनेंशियल रिस्क्स जो आपके सबसे अच्छे प्लान्स को भी डीरेल कर सकते हैं, क्यों फाइनेंशियल स्लोगन्स को ब्लाइंडली फॉलो करना बड़ी मिस्टेक्स का कारण बन सकता है। हर चैप्टर हमें मनी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए चैलेंज करता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कितना अर्न करते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि हम उसे मैनेज, इन्वेस्ट और प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो क्या द अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट मनी पढ़ने लायक है? अगर आप पर्सनल फाइनेंस को समझने का एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए मस्ट रीड है। ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपको टफ सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या आप सच में अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या आपका पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? क्या आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं या बस उम्मीद कर रहे हैं कि सब सही हो जाएगा? क्या आप रिस्क को समझते हैं या फाइनेंशियल स्नाइपर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं? आखिर में पोडोल्स्की का संदेश क्लियर है, फाइनेंशियल सक्सेस किस्मत पर निर्भर नहीं करती, ये नॉलेज, स्ट्रैटेजी और एक्शन पर निर्भर करता है। तो अब क्या करें? जो आपने सीखा है उसे लागू करें, चाहे वो इमरजेंसी फंड बनाना हो, स्मार्टर इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंशियल क्लिचेस को क्वेश्चन करना। अब आपके पास एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के टूल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और भी इंसाइटफुल ब्रेकडाउन्स जल्द ही आने वाले हैं, तो क्यूरियस रहें, फाइनेंशियली स्मार्ट बनें और हमसे जुड़े और हमेशा अपना साथ सिंप्लीफाइड विस्पर्स के साथ बनाए रखें।